इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 भारतीय कला का परिचय, जिसका हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे मौर्यकालीन कला। मौर्य काल में कौन सा कला का उदय हुआ उसके बारे में। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय गंवाने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये देखो, ये अभी जो सामने चित्र दिख रहा है, ये क्या है? मैं नहीं बताने वाला, आपको बताना है ये क्या है। इसको बोलते हैं अशोक स्तंभ। क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ। यहां पर देखो क्या लिखा है, सजावटी कमल सहित स्तंभ और शीर्ष। ये अशोक स्तंभ है और इसको अशोक चक्र बोलते हैं, ऊपर वाले को। और अब तिरंगा पर देखोगे तो अशोक चक्र आपको मिलेगा। लेकिन मौर्यकालीन का शुरुआत जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसके बाद से अशोका आए, अशोका द ग्रेट बोला गया उनको। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। कितना? ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से 600 वर्ष पहले की बात बताया जा रहा है। अभी हमने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा, सिंधु नदी के किनारे। अब गंगा नदी में आ जाते हैं। तो सिंधु में कौन था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और आपको गंगा घाटी सभ्यता में बौद्ध एवं जैन सभ्यता। एक तरफ बौद्ध सभ्यता तो एक तरफ जैन सभ्यता आया। ठीक है, तो ये सब आंदोलन किए और शुरुआत करके एक अस्तित्व में आए। ये दोनों धर्म श्रवण परंपरा के अंग थे। श्रवण का मतलब श्रमण का मतलब क्या होता है? धर्म श्रवण परंपरा उसके अंग थे। किसका अंग थे? धर्म श्रवण परंपरा के अंग थे। ये दोनों धर्म जो थे जल्दी ही लोकप्रिय हो गए। मतलब ये टुकड़े थे किसके? जो अभी सनातन धर्म जो चल रहा है ना, सनातन धर्म के ये टुकड़े थे। मतलब सनातन धर्म के खिलाफ में इन लोगों ने अपना धर्म बनाया, जैन धर्म और बुद्ध धर्म। याद रहेगा? आगे देखते हैं। क्योंकि वे सनातन धर्म के वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। सनातन धर्म से इसलिए टूट गए क्योंकि उसके वर्ण, उसके बात, उसके विचार और उसके जाति व्यवस्था का ये लोग विरोध करते थे। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। कौन सा? मगध राज्य। उसने अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया और ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी तक मौर्य ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। मतलब 200 वर्ष में, 4ठी शताब्दी मतलब 200 वर्ष, 6ठी से 4ठी तक लेना, 6ठी से 4ठी मतलब 200 सालों, 100 चाहे 100 वर्षों में इन्होंने अपना अस्तित्व पूरा तरीके से जमा लिया। जमाने के बाद ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्य के नियंत्रण में आ गया। और मौर्य के नियंत्रण में बहुत बड़ा हिस्सा आ गया कब? ईसा के जन्म के 300 वर्ष पहले तक। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ। सबसे शक्तिशाली राजा, बुद्धिमान राजा, बहुत ज्यादा। चंद्रगुप्त मौर्य की भी बात यहां पर आएगी। पूर्वज हुआ करते थे कि हमारे पूर्वज हुआ करते थे। ऐसे हम पाटलिपुत्र के निवासी हैं तो हमारे वो लोग पूर्वज ही हुए, जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया। जब वो 3री शताब्दी में जब आए तो बौद्ध का जो श्रमण परंपरा जो था ना, श्रमण हर किसी की सेवा करने का, तो उसको संरक्षित किया और उसको आगे बढ़ाने में मदद किया। धार्मिक पद्धतियों के कई आयाम होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं तो उसके बहुत सारे त्रुटियां होती है, सही बात होते हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। और वे किसी एक पूजा विधि तक ही सीमित नहीं होती। धार्मिक पद्धति जो है किसी एक पूजा को कर दो तो खत्म नहीं होगा, बहुत सारा आगे आगे की बात करना पड़ता है उसमें। उस समय यक्षों और मातृदेवियों की पूजा, यक्षों और मातृदेवी मतलब कुल देवी, तो कुल देवियों की पूजा भी काफी प्रचलित थी, बहुत ज्यादा किया जाता था। और इस प्रकार पूजा के अनेक रूप विद्यमान थे। पूजा हर लोग करते थे, तथापि इनमें से बौद्ध धर्म सबसे अधिक
बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया। यक्ष पूजा जो था, उस समय यक्ष और यक्षिणी की पूजा लोग किया करते थे। तो यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर यह बौद्ध और जैन धर्मों में विलीन हो गया। यक्ष पूजा जो था वो बौद्ध और जैन पूजा में ये मिल गया बाद में आकर, और बाद में आकर मिलने के बाद यहाँ पर दिया जा रहा है यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर बौद्ध और जैन धर्मों में विलीन, मतलब इसको मिला दिया गया। और यक्षिणी पूजा अब हिंदू में भी होता है, जैन में भी, बौद्ध में भी, सब जगह पर होता है। ऐसा बात नहीं कि नहीं होने वाला। अब आते हैं स्तंभ, मूर्तियां और शैलाकृत वास्तुकला, जिसमें हम पढ़ेंगे स्तंभ बनाने की कला, मूर्तियां बनाने की कला, शैल आकृति बनाने की कला, मूर्ति अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने के लिए वास्तुकला, उसके बारे में अब पढ़ेंगे कि कौन कौन से कला कैसे कैसे फला फूला। ठीक है। मठ, मठ का मतलब होता है जहां बैठका हो, मठ बैठने वाला, बहुत लोग जहां बैठ सके। तो मठ के स्तंभ में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रवण परंपरा का एक अंग हो गया। आप जब जाओगे कहीं भी, बड़ा बड़ा जब स्तूप देखोगे बुद्ध का और विहार देखोगे, मतलब बरंडा सा, तो ये सब श्रवण परंपरा के आगे बनाया गया है। तो स्तूप हमेशा आप देखोगे ना, तो नीचे से चौड़ा और ऊपर से गोल गोल होते 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 जाकर ऊपर मिल जाएगा। तथापि इस कलावधि में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए हैं और 36 स्तंभ है पूरे देश भर में। अशोक स्तंभ आप देखोगे तो 36 से 32 स्तंभ है पूरे भारत में। कुछ एक आध गो पंजाब में, पाकिस्तान में भी मिल जाएंगे, लेकिन भारत में 36 की 32 है, जहां पर वहां उस जगहों को भी स्तंभ के नाम से ही जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं, पत्थर की तो दूर की बात हो गई, लोहा का स्तंभ जो दिल्ली में बना हुआ है, उसको आज तक उस पर जंग नहीं लगा है, मतलब मुरझाया नहीं है आज तक। क्यों? क्योंकि जब वो बन रहा था तो उस समय अशोक जाकर पूछे, गुरुजी अपने जो सभ्यता है, जो परंपरा है, इसको सालों साल चलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो गुरु ने आदेश दिया कि तुम एक स्तंभ बनवाओ। तो किस चीज की? सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात। अशोक बोले, गुरु बोले कि नहीं, इस सब को बनवाओगे तो लोग लूट लेंगे, उसको लोगों द्वारा लूट लिया जाएगा। आप उसको लोहा का बनवाओ, लोहा किसी काम का नहीं रहता है। तो लोहा में आप कुछ और कोबाल्ट डालो, मैग्नीशियम डालो, तब उसको एक स्तंभ बनवाओ, उसको कोई लूटने वाला नहीं मिलेगा। और सही में उसको कोई आज तक लूटा भी नहीं है। लोहा को लूट कर ले जा, क्या करोगे? 100-200 का बिकाएगा। ट्रेन का पटरी अगर आप ले जाते हो चोरी करके, आप उसको गलाकर कुछ कर नहीं सकते, आप उससे गलाकर कुछ बना नहीं सकते, क्योंकि वैसा उस मटेरियल ही डाला जाता है कि आपके किसी काम का नहीं रहेगा। आप उससे बर्तन नहीं बना सकते, आप उससे घर का लोहा नहीं बना सकते, स्टील नहीं बना सकते, बेकार हो जाएगा, रद्दी रहेगा। वो बनेगा तो पटरी ही बनेगा, दूसरा चीज नहीं बनेगा उससे। आगे देखिए, तो बिहार बना, बहुत बहुत स्थान पे पत्थर के स्तंभ दिखे, जैसा आपको मैंने बताया, और विशाल मूर्ति बनाई गई। और स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और यह देखने में आया है कि एकेमेनियन साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनाए जाते थे। मतलब जो एकेमेनियन साम्राज्य था उसमें भी बड़े बड़े स्तंभ बनाए जाते थे। लेकिन अब हम जानेंगे कि मौर्य कालीन में जितने भी स्तंभ बने हैं वो अलग कैसे है, क्योंकि वो चट्टानों से काटे हुए, चट्टानों को काट कर, बड़ा सा पत्थर काट कर तब बनाया जाता था वह स्तंभ, जिसमें उत्कीर्णता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता था। और जो भी डिजाइन उसमें बनाए जाते थे, कृति आकृति दिखाई जाती थी, वो स्पष्ट दिखाई देता था। जबकि एकेमेनियन स्तंभ राजमिस्त्रियों द्वारा, ये जो नई लेबर मिस्त्री होते हैं, तो राजमिस्त्रियों द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। और मौर्य कालीन में स्तंभ
जितना भी बड़ा बड़ा स्तंभ होता था, प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे और उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। ऐसे स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवर की आकृति उकेरी हुई है। ऐसे स्तंभ को देखोगे तो चोटी के ऊपर शेर, सांड, हाथी ऐसे ऐसे जानवरों का चित्र बनाया गया है। मैं आपको दिखा सकता हूं, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर बगल में ऊपर तो शेर, उसके बीच में जो चक्र बना है, चक्र में गेंडा, हाथी, सब चीज का फोटो इसमें बनाया गया है और कुछ कुछ लिखे भी गए हैं, लेकिन आप सबको दिखाई अभी नहीं देगा क्योंकि बहुत छोटा है। ठीक है। और जितने भी शीर्षाकृतियां, मतलब ऊपर में जितने भी मूर्ति है, जब सब हष्ट पुष्ट है, मतलब एकदम तंदुरुस्त दिख रहे हैं सब, और उन्हें एक वर्गाकार या गोल बेदी पर खड़ा किया गया। नीचे से जो गोल स्तंभ गया है उसी पर उसको खड़ा किया गया है। गोलाकार बेदियों को सुंदर कमल फूलों से, गोलाकार जो ऊपर जाएगा बेदी मतलब गोलाकार गुंबद, तो सुंदर कमल पुष्पों से उसको बनाया गया है, कमल के फूलों से। ठीक है। शीर्ष आकृतियों वाले परस्तर स्तंभों में से कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित है। ये जितने भी पहाड़ को काट कर बनाए गए थे वो आज भी स्तंभ सुरक्षित हैं। बिहार में बसराह बखीरा, लौरिया नंदनगढ़ व रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश में सनकीसा और सारनाथ में देखे जा सकते हैं। बिहार में 3 जगह है जहां पर आप इसको देख सकते हैं। कहाँ? बसरा बखीरा, लौरिया नंदनगढ़, चाहे उसको आप बोल सकते हैं रामपुरवा, तथा उत्तर प्रदेश में 2 जगह है। एक ही जगह को 2 नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं सनकीसा और सारनाथ में आप उसको देख सकते हैं। ऐसा ही स्तंभ आपको दिखाई देगा वहां पे पत्थर का। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, सारनाथ में जो मिला है स्तंभ, उसके शीर्ष पर जाओगे तो जो शेर शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण है वो मौर्यकालीन का। कैसे? आज यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। आज जो ये अशोक स्तंभ है, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी आज है। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? मौर्य स्तंभ, मौर्य चक्र, जिसमें से अशोक चक्र के बारे में उसको जाना जाता है। तिरंगा पर भी अशोक चक्र का होता है 24 खूंटी वाला। 24 तिलियों का मतलब होता है घंटा, सुबह रात से 24 घंटा उसका। यह बड़ी सावधानी से उकेरा गया है, मतलब बहुत सावधानी से बनाया गया है, और इसकी गोलाकार बेदी पर दहाड़ते हुए ऊपर में जाओगे तो गोलाकार जो बेदी है, दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित है। क्या है? 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित ऊपर किया गया है। और उस बेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरण इत्यादि को गतिमान मतलब दौड़ते हुए में उसको उकेरा गया है कि दिख रहा है कि वो दौड़ रहा है, जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल, मूर्तिकार का उतना स्पष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देता है जो उसको दौड़ते हुए में दिखा दिया है। यह स्तंभ शीर्ष धमम चक्र प्रवर्तन का मानक प्रतीक है। जैसे में जब आप शीर्ष पर जाओगे, धम चक्र मतलब क्या? धर्म। यहाँ पर धर्म की बात आ रही है, तो धम तो उसके प्रवर्तित नामक प्रतीक है एक तरह के। उस समय मौर्यकालीन धर्म का प्रतीक आपको ऊपर देखने को मिलता है। जैसे में कि नीचे से पतला पिलर गया, उतना भी पतला नहीं, मतलब करीबन 12-15 इंच का तो था ही, और उसके ऊपर सब डिजाइन बनाया हुआ, उसके ऊपर 4 गो शेर दहाड़ते हुए दिखाया जा रहा है। ये एक तरीके से भारत के
वो जो पहले कलाकार हुआ करते थे उनकी सर्वश्रेष्ठ पद्धति उनकी दिखाई देती है, कुशलता उनकी दिखाई देती है कि वो कितने आगे थे। और बुद्ध के जीवन में एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है। और जो ये स्तंभ बनाया गया है बुद्ध के जीवन में एक महान ऐतिहासिक घटना के रूप में इसको दिखाया जाता है। और उसी समय बुद्ध का जन्म भी हुआ था, मतलब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। तो वो भी तो पाटलिपुत्रा के ही हिस्सा थे, मगध के तो अभी बेटे थे, मगध में ही तो उनका जन्म हुआ था ना। तो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में मतलब ईसा के जन्म से 300 साल पहले, 3 शताब्दी पहले की बात आ रही है, जब यक्ष यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई। यक्ष और यक्षिणी एक तरीके से सुंदर सुंदर औरत और पुरुष जैसा उनको बनाया जाता था, देवी देवता जैसा उनको पूजा जाता था। पहले उनकी चित्र काला होता था, आज सफेद हो गया है, आज उनको देवी देवताओं में शामिल कर लिया गया है। पशुओं की विशाल मूर्ति बनाई जाती थी। आज देखोगे बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े लड़का, बड़े बड़े लड़की का फोटो है, वो सब मौर्यकालीन में ही बनाए गए हैं। और कुछ जो बचा था अंग्रेज उसको लूट ले गए हैं। शीर्ष आकृतियों वाले परस्तर स्तंभ, जो शीर्ष के ऊपर जो स्तंभ मूर्ति बनाया गया है, वैसा स्तंभ बनाए और स्थापित किए गए। और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। इनमें से अनेक स्मारक, जितने भी स्मारक हैं आज भी मौजूद है। मतलब पूरा तो पूरा नहीं, लेकिन आधा से ऊपर स्मारक तो अभी भी मौजूद है ही। और जिनसे यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है कि उस समय यक्ष पूजा कितनी बड़े पैमाने पर किया जाता था। और यह भी जाना जा सकता है कि यक्ष पूजा आगे चलकर किस तरह जैन धर्म और बुद्ध धर्म के स्मारकों में आकृति प्रस्तुतिकरण का अंग बनी। मतलब बाद में जाकर जैन और बुद्ध धर्म में स्मारक के रूप में, ठीक है, स्मारक मतलब एक याद के रूप में वो कैसे प्रस्तुतिकरण का अंग बन गया, उसमें प्रस्तुत उसमें मिल गया जाकर। आगे देखते हैं पटना विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थानों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई है। पटना में मिलेगा, विदिशा में मिलेगा, मथुरा में मिलेगा, बड़ा बड़ा मूर्ति मिलेगा, छोटा नहीं, बड़ा बड़ा। ये विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में दिखाई देती है। और जितने भी ये चित्र आपको देखोगे एकदम खड़ा खड़ा मूर्ति के रूप में उसको दिखाया गया है। और इन सभी प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व यह है कि उनकी सतह पॉलिश की गई है, मतलब पॉलिश भी की हुई, यानी चिकनी है। और जितने भी मूर्ति हैं उसके शरीर के ऊपर पॉलिश किया गया है, मतलब चिकना बनाया गया है उसको। उस समय पॉलिश कहाँ से आता था? आज तो पहाड़ को घिस दो तो पॉलिश हो जाता है, लेकिन उस समय घिसने के लिए क्या था? उस समय घिसने के लिए पत्थर हुआ करता था। पत्थर को पत्थर काटते थे, लोहा को लोहा काटता है। रड काटना है, छेनी रखो, एक हथौड़ा मारो, रड कट जाएगा। बड़े बड़े पुल पहले ऐसे ही बनाए जाते थे। आज न भैया ग्राइंडर मशीन आ गया, कटर मशीन आ गया, टक से न काट देंगे, पहले नहीं था। इनके चेहरों पर प्राकृतिक विज्ञान की निपुणता एवं स्पष्टता दिखाई देती है। इनके चेहरे जब देखोगे आप, तब प्राकृतिक विज्ञान और निपुणता स्पष्ट सामने आएगी कि उस समय की प्रकृति क्या थी, उस समय का सोचने का शक्ति क्या था, आज क्या है। और अन्य अंग प्रत्यंग का उभार, बाकी सब अंग देखेंगे, उसका उभार देखेंगे, वह भी स्पष्ट दिखाई देता है, गलत नहीं, वह भी साफ दिखाई देता है। यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज पटना में देखा जा सकता है। और एक यक्षिणी की चित्र देखना है तो प्रतिमा के रूप में सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में देखना है तो आप दीदारगंज जाओ, पटना में देखा जा सकता है। दीदारगंज पटना में देखा जा सकता है, याद रहेगा।
यह एक लंबी, ऊंची और सुगठित प्रतिमा है। लंबी, ऊंची और हष्ट पुष्ट, एकदम मतलब शरीर से कोई फिट रहता है ना, वैसी प्रतिमा बनाया गया है। और इसे देखने से पता चलता है कि इसका निर्माण मानव रूपाकृत, मानव के रूप जैसे ही उसको बनाया गया। मानव रूपाकृत के चित्रण में कितना अधिक निपुण और संवेदनशील था। यहाँ पर दिया जा रहा है कि उस जमाने में इतना रूप स्पष्ट बनाना, कितना ज्यादा कलाकार, कितना ज्यादा मिस्त्री वो निपुण होगा जो इतना संवेदनशील और इतना निपुण दृश्य बना सकता है, एकदम स्पष्ट दृश्य बना सकता है। आज का जिस तरह मानव है वैसे ही यक्षिणी और यक्ष को बनाया जाता था, लेकिन थोड़ा सा उनमें जादुई शक्ति भी डाल दिया जाता था कि हाँ भैया आप यक्ष यक्षिणी है तो थोड़ा जादू वादू आपको आना चाहिए। तो ऐसा मूर्ति में दिखाया जाता है, जिसे में हाथ बड़ा हो गया, थोड़ा मुंह अजीब है, गले में हार पहना हुआ है, पूरा रंग चेहरा एकदम आकर्षक है। तो इस प्रतिमा की सतह चिकनी है, और जो सामने प्रतिमा दिख रही है इसकी भी सतह एकदम चिकनी है, ना उबर ना खाबर, एकदम बराबर। आगे देखते हैं, पक्की मिट्टी से बनी आकृतियों, जो पक्की हुई मिट्टी से बनता था, इन प्रतिमाओं में चित्रण की दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है। जो मिट्टी से बनता है चित्र की दृष्टि से देखे तो बहुत ज्यादा थोड़ा उल्टा सीधा दिखाई देगा, अजीब दिखाई देगा। ओडिशा में धौली स्थान पर, ओडिशा जाओगे, कहाँ पे? ओडिशा, झारखंड के नीचे, ठीक है। तो ओडिशा में धौली स्थान पर चट्टानों को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी मूर्ति कला में रेखांकन, लय, पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। जो हाथी का चित्र बनाया गया है वहां पे, कहाँ पे? ओडिशा में, वह भी मूर्ति कला में रेखांकित, मतलब लिखा गया है सुंदर आकृतियों में, क्योंकि वो हाथी का चित्र जो है वह भी बहुत सुंदर बनाया गया है। और इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी है। सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित उस पर, मतलब लिखा गया है कुछ, क्योंकि उस जमाने का कोई कुछ पढ़ नहीं सकता। मौर्यकालीन में क्या हुआ है कोई उसको पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि उतना भाषा किसी को आता ही नहीं है। ये सभी प्रतिमाएं, जितना भी मूर्ति आप देख रहे हो, तो ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण के सुंदर उदाहरण है। मतलब एकदम सुंदर उदाहरण दिया गया है, मूर्ति बना है। बिहार में बराबार की पहाड़ियां, तो मतलब ये नाम है। तो बराबार की पहाड़ियों में शैलाकृत गुफा, बराबारी के पहाड़ियों में जाओगे तो आपको गुफा मिलेगा, चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा, ठीक है, जिसे लोमस ऋषि, किसका? लोमस ऋषि की गुफा कहते हैं। उस गुफा का नाम है लोमस ऋषि की गुफा। इस गुफा का प्रवेश, जब उस गुफा में आप जाओगे, लोमन ऋषि की गुफा में, तो वह अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप, मतलब मेहराब की तरह सजा हुआ है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ है। और चैत्य के मेहराब, चैत्य में जो फूल खिलता है ना, मेहराब, तो मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा, मेहराब वो महकने वाला फूल होता है, बहुत ज्यादा महकता है, उजला उजला होता है। तो गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है, वहां पर फोटो भी बनाया गया है। और इस गुफा का भीतरी कक्ष, उस गुफा के भीतर में जाओगे तो आयताकार, मतलब एकदम आयताकार, मतलब गोलाकार साइड, वैसे ही तो आयताकार है, चरखुट्टा ही है लेकिन थोड़ा सा गोल मटोल सा है। और उसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है, आयताकार मतलब थोड़ा सा, उतना भी गोल नहीं, चरखुट्टा मतलब पूरा स्क्वायर भी नहीं, चरखुट्टा है लेकिन स्क्वायर नहीं है, थोड़ा मोड़ा डिजाइनिंग में गोल कर दिया गया है। उसके नीचे गोलाकार कक्ष है, उसके अंदर जाओगे तो गोलाकार कक्ष मिलेगा। प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की, प्रवेश द्वार जो है बड़े कक्ष की एक तरफ की दीवार पर है, बड़े कक्ष की एक तरफ दीवार पर है। और यह गुफा मौर्य सम्राट उस समय जो थे अशोक द्वारा आजीविक पंथ संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। फिर से सुनो, यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा
यह गुफा जो था मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा आजीविक पंथ के रूप में उसको बनाया गया था, चाहे आजीविक संप्रदाय के रूप लिए संरक्षित की गई थी। और लोमस ऋषि की गुफा इस काल का एक अलग अकेला उदाहरण है। आप लोमन ऋषि की गुफा के बारे में जानोगे तो ये सब एक अलग अकेला उदाहरण है, मगर प्रवर्ती काल में, पहले के काल में देखते हैं तो पूर्व और पश्चिम भाग में, पूर्व और पश्चिम के भागों में अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई थी। पूर्व और पश्चिम बहुत ज्यादा बौद्ध गुफाओं को खोदकर कुछ कुछ बनाया गया था उसमें। नालंदा विश्वविद्यालय जब जला तो 6 से 10 साल तक उसमें आग जलते रह गया। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था वो, बहुत बड़ा विद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत किताब था उसमें, लेकिन सब जला दिया गया अंग्रेजों के द्वारा भी, और ये मुगल साम्राज्यों के, मुगल नहीं, ये जो यूनानी लूटने आते थे ना, उनके वजह से ये सब जलाकर बर्बाद कर दिया गया। बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहार का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। बौद्ध और जैन धर्म में स्तूप और विहार दोनों को बड़े पैमाने पर बनाया गया, किंतु अनेक उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमा भी बनती रही। ये लोग भी कम नहीं थे, ये लोग भी बनाते रहे। उस समय 3 धर्म था, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म, ठीक है, जिसको सनातन धर्म बोलते हैं। लेकिन आज 3 धर्म एक्स्ट्रा आ गया है। कहां से आ गया है? क्योंकि बाहर से लोग आ गए हैं। इसलिए यह जान लेना जरूरी होगा कि, यह हमें भी जान लेना जरूरी है कि स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों पर बनाए गए थे। मतलब बुद्ध को याद करने के लिए ही रेलिकस, मतलब जितने भी चिन्ह हैं, बनाए गए थे। ऐसे अनेक स्तूप बिहार में राजगृह, वैशाली, बेथद्वीप एवं पावा, नेपाल में कपिल वस्तु, ऐसे वो बिहार में ही था, अब नेपाल में चला गया है। फिर से मैं बताता हूं, ऐसे अनेक स्तूप मिलेंगे बिहार में। बिहार में कौन जगह? राजगृह, वैशाली, बेथद्वीप एवं पावा। नेपाल में कपिल वस्तु, अलकपा, क्या है? अलकपा एवं राजग्राम, और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अभी नेपाल में मैंने बताया, नेपाल में कपिल वस्तु, अलकप्पा और रामग्राम। अब उत्तर प्रदेश में जाओगे तो वहां पर खुशीनगर एवं पिपलीवान में स्थापित है। ये सब वहीं पर मिलेगा। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि, धार्मिक ग्रंथ को पढ़ोगे तो यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी स्तूप बनाए जाते थे। उस समय रुका नहीं था, बनाए जाते थे। ऐसे स्तूप अवंती और गंधार जैसे स्थानों पर बने हुए हैं। गंधार मतलब आज पाकिस्तान से भी आगे चला गया है, उधर भी बनाए गए हैं, जो गंगा की घाटी से बाहर बसे हुए हैं। ये लोग गंगा की घाटी, सिंधु घाटी से भी आगे हैं, उधर पाकिस्तान के भी ऊपर हैं। शायद अफगानिस्तान, ईरान वगैरह वो आएगा ना। हाँ, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, काबुल, उधर ही आएगा, उधर ही ये सब बना हुआ है, क्योंकि गंधार राज उधर ही हुआ करता था, अभी भी उधर ही है। स्तूप, विहार और चैत्य बौद्ध और जैनों के मठीय संकुलों, जिसको बोलते थे परिसर। फिर से सुनो, स्तूप, विहार और चैत्य बौद्ध और जैनों के मठीय संकुलों, जिसको बोलते थे परिसर के भाग है। ये एक तरीके से वहां पर बहुत सारे लोगों को ठहरने का जगह है। लेकिन इनमें से अधिकांश भवन प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म के हैं। किसके? बौद्ध धर्म के। ईसा पूर्व 3री शताब्दी के स्तरीय संरचना का एक उदाहरण राजस्थान में बैराट स्थल पर स्थित स्तूप है। अब ईसा पूर्व 3री शताब्दी मतलब
ईसा के जन्म से 3 साल पहले की बात देख लेते हैं। 300 वर्ष पहले वाले शताब्दी में तो एक उदाहरण हमें देखने को मिलेगा। कहाँ पे? राजस्थान के गांव में, राजस्थान में जाओगे तो विराट स्थल पर स्थित स्तूप है, सांची का महान स्तूप, जिस पर आगे चर्चा की जाएगी, आगे हमें देखने को मिलेगा। अशोक के शासन काल में ईंटों को बनाया गया था और बाद में उसे पत्थर से भी ढक दिया गया था। मतलब उसको ईंटों से बनाया गया, बाद में पत्थर से उसको ढक दिया गया और नई नई चीजें भी लगा दी गई, जिससे वो बढ़िया हो गया, मजबूत हो गया। उसके बाद से वो कभी गिरा नहीं। तो ये सब खूबियां हैं जो हम लोगों को नहीं पता था। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, ये ग्रेजुएशन करोगे, पीएचडी करोगे, तो आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा, जाएगा कहीं नहीं, सब मिलेगा। कालांतर में ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए जिसे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। और कितने स्तूप बनाए गए मैं इसको सबको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको जो भी डाउट हो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है। आपको तुरंत वहां से बताया जाएगा, मैसेज में ही बताया जाएगा, नहीं तो आपको एडवाइस दिया जाएगा कि आगे आप क्या कर सकते हैं। कालांतर में ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए हैं जिनसे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है, जिसके बारे में हम अगले भाग में जानेंगे कितना ज्यादा मालूम चलता है। ठीक है, आप सभी को कहीं भी दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आपको जो भी अगला चैप्टर चाहिए, अगला जो भी बुक चाहिए, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले भाग में, भाग 2 में। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।